नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशित जोशी और इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, देश की कर प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए। वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में काफ़ी बड़ी मात्रा में सुधार हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी के ऊपर, उद्योग जगत के ऊपर और छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पड़ेगा। तो इस विषय में हम बात करेंगे आज अहमदाबाद जोन के चीफ कमिश्नर सुनील कुमार मल साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में। एक नया अध्याय हम अगर कहें तो जीएसटी की कर प्रणाली में जुड़ा है, तो ये रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए और इससे जो देश और राज्य के अर्थतंत्र पे जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो निशित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों का बहुत स्वागत। देखिए, ये जो सुधार हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एन आइडिया हुज टाइम हैड कम, ये एक ऐसा विचार था जिसका वक्त आ चुका था। जब देश में जीएसटी लागू किया गया 2017 में, तो आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि जो जीएसटी से जुड़ा नारा था वो ये था कि एक देश एक टैक्स। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से एक टैक्स का जो हमारा विजन था उसको तुरंत ही अचीव करना पॉसिबल नहीं था। तो ये जो जीएसटी 2.0 के सुधार हैं, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि अब जीएसटी के जो 4 बड़े दर थे, 5%, 12%, 18% और 28%, उनको अब कम करके और 2 दरों में सीमित कर दिया गया है सारे गुड्स और सर्विसेज को। तो अब 2 ही मुख्य दर हैं, एक जिसको बोलते हैं मेरिट रेट 5% का और एक स्टैंडर्ड रेट है 18% का। कुछ सीमित ऐसे कमोडिटीज़ और सर्विसेज हैं जो सरकार या तो चाहती है कि उसका उपभोग बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जिनको सिन गुड्स कहते हैं, जैसे टोबैको, एरेटेड वाटर्स है, या कुछ ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं जिनके माध्यम से सरकार कुछ अतिरिक्त कर वसूल करना चाहती है, जैसे लग्जरी कार्स हैं। उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जहाँ पे 40%, 40% का टैक्स रेट है। ये रेट जो दरों को जो कम किया गया है, उससे बहुत सारे उसके दूरगामी प्रभाव होंगे। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी जो आवश्यक उपभोग की चीज़ें हैं, खास करके मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, उनमें जैसे कि डेली रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, नमकीन है, कुछ और खाद्य वस्तुएं हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जिनका टैक्स रेट कम कर दिया गया है। तो इससे उपभोक्ता के हाथ में अब अतिरिक्त पैसा आएगा। जब उनके पास अतिरिक्त पैसा आएगा तो वो अतिरिक्त खर्च करने की स्थिति में होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें वो अब खरीद सकते हैं जो पहले उनको आवश्यकता थी भी तो नहीं खरीद सकते थे। तो इससे जो है कंजम्पशन जो है, चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और जब वो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से पैदावार भी बढ़नी होगी और पैदावार जब बढ़ेगी तो इसका मतलब कि उद्योग धंधों में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। एक मोटे मोटे तौर पे कहें तो जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें सालाना कंजम्पशन जो बढ़ेगा उससे जीडीपी भी अपनी बढ़ेगी। तो मोटे तौर पे करीब 0.6% तक जीडीपी की वृद्धि हो सकती है। और ये जो जीडीपी की वृद्धि होगी और जो उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो उससे जो टैक्स रेट्स में जो कमी की गई है उससे अल्पकाल में जो टैक्स कलेक्शन में कमी होगी उसकी भी भरपाई होगी। तो इसके साथ ही कुछ और जो जिसको कहते हैं प्रणालीगत सुधार भी किए जा रहे हैं, जैसे छोटे और मझोले स्तर के जो नए उद्यमी अपना उद्यम सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक उनका जोखिम स्तर को असेस करके उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को स्वचालित किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को
3 दिन में स्वचालित तरीके से रजिस्ट्रेशन देने का एक अप्रूवल किया गया है। बिल्कुल। इससे करीब 96% तक जो स्मॉल और एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी होंगे वो लाभान्वित होंगे। जी। उनको जो रिफंड देने का प्रोसेस है उसमें एक प्रोविजनल रिफंड देने का 90% तक प्रोविजनल रिफंड देने का रिस्क असेसमेंट के आधार पे डिसाइड किया गया है, जिससे कि उनके हाथ में जल्दी से जल्दी उनका पैसा मिलेगा तो वो आगे उसको अपने उद्यम में लगा पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छे से बात की कि ओवरऑल जो होलिस्टिक प्रभाव पड़ेगा, जो छोटे व्यापारी है, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो मैन्युफैक्चरर्स है और हमारे जो आम नागरिक है उसके बारे में। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है सर कि जो नई प्रणाली लागू हुई, जो नए रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, उनको लागू करने में आपके हिसाब से क्या चुनौतियाँ आई होगी? देखिए, पहली तो चुनौती ये है कि जीएसटी जैसा कि आपको मालूम है कि एक सिस्टम आधारित है, जिसके लिए कि एक बहुत ही इलेबोरेट नेटवर्क जीएसटीएन का बनाया गया है। तो जहाँ पे पहले 4 मुख्य दर थे और उस दर के हिसाब से सिस्टम में सारा डिजाइनिंग था। अब अगर उनको 2 किया गया है तो पहले तो जीएसटीएन में भी उसके साथ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो जीएसटीएन को इस्तेमाल करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपना इनवॉइस इशू करते हैं, उनका क्रेडिट मैचिंग होता है, तो अब उनको भी अपने प्रणाली में उस करस्पॉन्डिंग सुधार करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज तो रहता है, और जब भी इस तरह का चेंज करेंगे तो ये चैलेंज को तो हर आदमी को मतलब हैंडल करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। दूसरा एक चैलेंज ये था कि जो कि मतलब अपने आप ही स्वतः जाहिर है कि जब इतने बड़े स्तर पे करों में छूट दी जाएगी तो जो कर का कलेक्शन है सरकार का वो थोड़ा कम होगा। जी। जब कर का कलेक्शन कम होगा तो इससे ये अंदेशा हो सकता है कि राज्य का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्त घाटा है, उसके बढ़ने की आशंका हो सकती है। तो ये सब करने के पहले सरकार ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो डिसीजन लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर अभी आपने कहा वो जीडीपी की बात की, अभी फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 7.8% जीडीपी रहा, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ा। मैं तीसरे एक प्रश्न पे आना चाहता हूँ कि जैसे ये 2 संरचना है जीएसटी की स्लैब की, 5% और 18%। तो अगर वो लागू किया जाएगा अभी 22 सितंबर से जो लागू होने वाला है, तो उससे पारदर्शिता कितनी बढ़ेगी? देखिए, इस दिशा में तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, अभी क्या होगा, जैसे जब 4 दरें थीं, तो एक तो जो उत्पादक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके मन में भी ये संदेह हो सकता है कि ये जो सामान वो बेच रहे हैं वो इस दर में जाएगा कि इस दर में जाएगा। ठीक है। जो उपभोक्ता है, जो अंतिम तौर पे उसको कंज्यूम करता है, उसके दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं है कि उसने जो सामान खरीदा है उस पे टैक्स किस दर से उसको पे किया गया है सरकार को, और इसलिए इसका दाम जो बाजार में है वो उचित है कि नहीं है। अब जब 2 दर हो गए तो सबके दिमाग में एक स्पष्ट होगा पिक्चर कि इस सामान पे टैक्स का दर 5% होगा कि 18% होगा। तो जब ये पता रहेगा मैन्युफैक्चरर को भी और उपभोक्ता को भी, तो उपभोक्ता का टैक्स प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा, और उपभोक्ता जो अगर लगता है पहले कि उसको बाजार में ठगा जा रहा है, टैक्स कुछ और पे किया जा रहा है, उससे कुछ और दिखाया जा रहा है और उसको नहीं समझ में आता कि एक्चुअली सही टैक्स इस पे कितना होना चाहिए, तो अब उपभोक्ता के दिमाग में भी ये क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि 2 ही टैक्स रेट हैं और मोटा मोटी वर्गीकरण उसका 5% वाले टैक्स रेट में कौन से सामान है ये एक सूची है, 18% में कौन से उसकी एक सूची है। तो अब बहुत सारी चीज़ों को गड्ढमड करने की दिमाग में ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे जो है जो टैक्स का कंप्लायंस है वो भी बढ़ेगा,
प्लस जो टैक्स के जो झगड़े होते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कि उपभोक्ता जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है उनको लगता है कि एक्स टैक्स भरना चाहिए, डिपार्टमेंट को लगता है कि ये इतना भरना चाहिए, डीलर को लगता है कि इतना भरना चाहिए, वो जो आपस में जो कन्फ्यूजन है वो भी कम होगा, तो झगड़े भी कम होंगे, तो इसके कारण से जो कंप्लायंस का जो कीमत है जी वो भी कम हो जाएगी। जी, बहुत अच्छे से आपने बात की है सर। एमएसएमईज़ की मैंने शुरुआत में किया था कि मैं इस प्रश्न पे आता हूँ। एमएसएमईज़ को कोई भी देश के अर्थतंत्र का बैकबोन माना जाता है। ये नई कर प्रणाली जब से लागू होगी या रिफॉर्म होगा, तो उससे एमएसएमईज़ को किस प्रकार से सहायता मिलेगी सर? देखिए एमएसएमईज जो है बहुत ही छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं होता है शुरुआत में इन्वेस्ट करने से, तो उनको जितनी भी राहत मिले पहले तो अपने उद्यम को लगाने में और प्लस उद्यम को चलाने में, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि जब वो कोई चीज़ बनाते हैं तो बाजार में उनके खरीदार होने चाहिए और उन खरीदारों के पास वो आय का स्रोत होना चाहिए जिससे वो उन चीज़ों को खरीद सकें। ये जो सुधार है इन चारों फ्रंट्स पे एमएसएमईज का सहयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सीमेंट पे टैक्स का दर 28% से 18% कर दिया गया, वो एक बहुत बड़ा चेंज है जिसके कारण एमएसएमईज को अपना नया उद्योग सेटअप करने में अब कम लागत आएगी। दूसरा, अब एमएसएमईज को रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि एक जोखिम का स्तर उनका निर्धारित करके करीब 96% नए एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई। तो अब 96% लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन में गारंटी है कि उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो वो जो पहले समय लगता था या उनको जो है सवालों का जवाब देना पड़ता था, जिसके कारण थोड़ी अनिश्चितता रहती थी कि कितने दिन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन, कब वो अपना धंधा चालू कर सकते हैं, वो अनिश्चितता कम हो गई। जब वो ऐसे सामान इतने बड़े स्तर पे सामानों में दरों की कटौती की गई है, तो अब वो सामान जो पहले उनको जितने दाम में बेचते थे उससे कम दाम में बेच पाएंगे। तो एक तो जब दाम कम होंगे तो उसकी बाजार में मांग भी बढ़ेगी, और बाजार में मांग बढ़ेगी तो साथ में आपके उपभोक्ता है जिसको कि इन दरों में कटौती से जो फायदा हुआ है, ऐसा अनुमान है कि एक औसत मध्यम वर्गीय आदमी की आय इन इफेक्ट 4% करीब बढ़ जाएगी मंथली। तो उसके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा इनका सामान खरीदने के लिए, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो इनको बाजार भी उपलब्ध होगा और इनको सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्लस सरकार ने इस चेंज में कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें कि जिसको बोलते हैं कि विपरीत ड्यूटी स्ट्रक्चर था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो इनपुट थे उन पे ज़्यादा ड्यूटी लगती थी और जो फाइनल गुड्स थे जो बाजार में जाते हैं उन पे ड्यूटी रेट कम था। तो इस चक्कर में वो जो क्रेडिट था उनके पास वो अक्यूमुलेटेड रह जाता था, जिसको वापस मिलने में वक्त लगता था। अब उसके लिए भी सरकार ने प्रोविज़न किया है कि 90% तक ऐसे जो अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है उनको प्रोविजनल बेसिस पे एक समयबद्ध सीमा में दे दिया जाएगा। तो अब उनके पास जो कैश फ्लो है उनका वो भी बेटर हो जाएगा। तो एमएसएमईज के लिए तो ये वरदान साबित होगा। तो सर एमएसएमईज के लिए वरदान साबित होगा। मैं कृषि सेक्टर की भी बात करूंगा, जैसे ट्रैक्टर्स की बात हो, उसकी कीमत की बात हो, कीटनाशक जंतु मतलब दवाई की बात हो, तो उसमें भी जीएसटी की दरों में जो रिफॉर्म्स है उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी किसानों को। किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर जैसा आपने खुद ही कहा कि जैसे ट्रैक्टर्स पे है, बाकी जो कृषि संबंधित यंत्र हैं उन सब पे ड्यूटी रेट जो है अक्सर 5% कर दिया गया है। जो जैविक कीटनाशक हैं उन पे भी ड्यूटी रेट कम कर दिया गया है। तो इससे किसानों को एक तो दो चीज़ें होंगी कि अब ये जो कृषि संबंधी यंत्र हैं उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इनका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। तो उनकी उत्पादकता जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा उनका ज़्यादा चीज़ें बाज़ार में ऑफ़र करने के लिए उनके पास रहेगा, तो उनकी आय भी बढ़ेगी।
और दूसरा ये है कि जैसे अब जैविक कीटनाशक पे ड्यूटी रेट कम कर दिया गया, तो उससे किसानों को ये इनकरेज प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये एक इको फ्रेंडली जो कृषि है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, तो किसानों को भी इससे चौतरफा लाभ होने वाला है। किसानों को लाभ मिलने वाला है। और सर जीएसटी की प्रणाली और जो सिस्टम है वो डिजिटल हमने काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट की है। तो डिजिटली अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही जीएसटी को सरल बनाने के लिए? देखिए, जीएसटी तो ऐसी टैक्स प्रणाली है जिसकी आधारभूत संरचना जो है ना, एक ये जो सिस्टम्स बने हैं उसकी बेसिस पे है, जो जीएसटीएन बोलते हैं, जीएसटी नेटवर्क है। तो ये प्रणाली शुरू में जब आई थी तब, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे एक बहुत बड़ा टैक्स बेस है, और सबको उसके लिए दो चीज़ें थी। एक तो सरकार के पास ऐसा रोबस्ट सशक्त सिस्टम हो जो इतने सारे लोगों को एक साथ काम करने दे, और दूसरा कि जो डीलर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको उनके पास भी उस तरह का मतलब आईटी सिस्टम्स हों जो जीएसटीएन के साथ उनके जो इंटरेक्शन को संभव बनाए। तो अब समय के साथ, अब तो 8 साल हो गए जीएसटी को आए हुए, 8 साल में जीएसटीएन नेटवर्क को बहुत सशक्त कर दिया गया है। जितनी भी शुरू में थोड़ी सी समस्याएं जैसे जैसे आती गई हैं वैसे वैसे उनको सॉल्व कर दिया गया, और अब बहुत ही सीमलेस तरीके से जीएसटीएन नेटवर्क काम कर रहा है। तो अब ये इसमें जो आईटी सिस्टम है इसका, उससे जो डीलर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको बहुत एडवांटेज है। पहली बात तो ये है कि उनको जैसे क्रेडिट लेते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं, अब वो सिस्टम अपने आप ही सारे डेटा सोर्सेज को टैप करके और उनका जो इनवॉइसेज हैं उस पर कितना क्रेडिट है, क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो अपने आप वेरीफाई कर देता है। तो उसके लिए अलग से कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो रिफंड का एप्लीकेशन करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी को सिस्टम वेरीफाई कर लेता है अपने डेटा सोर्सेज को टैप करके। तो उसमें जो पहले मैनुअल सिस्टम में मैनुअल तरीके से वेरिफिकेशन करने में जो समय जाता, जो अनिश्चितता रहती, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। तो अब ये सारी चीज़ों में अब उनको टैक्स पे करना है, तो जो आजकल यूपीआई सिस्टम है या बैंक नेटवर्किंग है, इन सब लोगों का जीएसटीएन से जुड़ने के कारण टैक्स पे करना बहुत आसान हो गया है, रिफंड मिलना आसान हो गया है, क्रेडिट का मैचिंग और क्रेडिट मिलना आसान हो गया है, और उसकी सर्टेनिटी हो गई, जो जिससे इससे रिलेटेड जो पहले झगड़े होते थे और उनको शोकाज नोटिस वगैरह झेलना पड़ता था, अब उसमें भी बहुत कमी आ गई है। तो ये तो बैकबोन है एकदम से जीएसटीएन। तो सर अभी जो जीएसटी के जो रिफॉर्म्स लागू हुए उसके अनुपालन के लिए जो हमारे जो एमएसएमईज है या छोटे व्यापारी है या जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई चलाया जा रहा है अभी यहाँ से, या किस तरह के आने वाले दिनों में आपके अभियान रहेंगे इसकी अवेयरनेस के लिए? देखिए, जब से ये जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म, जब 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल ने उसको डिसाइड किया है, तो उसके बाद से ही हमारे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, सीबीआईसी, उसमें हर लेवल के ऑफिसर्स, मीडिया से, जो उद्योग संगठन है, व्यापार संगठन है, उनसे हर लेवल पे हर दिन वार्तालाप कर रहे हैं, कार्यशाला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको सबको बताने के लिए इन सुधारों के बारे में, एक तो इन सुधारों में क्या है, उसका लाभ किस तरह से उठाएं, और उनसे इंटरेक्शन से अगर कोई उनके समस्याएं आती हैं तो साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी प्रक्रिया है। तो इन सुधारों के क्रियान्वयन जो 22 तारीख से होना है, उसके पहले हम सब लोग का ये प्रयास है कि हर स्तर पे उपभोक्ता से लेके डीलर्स और टैक्स पेयर से, तालुका से लेके और जिले स्तर तक लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स, और उनको एक तो एडुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें, उनसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो टैक्स का बेनिफिट आपको सरकार ने दिया है उसको आप अपने उत्पादों का दाम घटा के आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचाइए,
और उनसे सुन रहे हैं कि उनको जो दिमाग में कोई अप्रहेंशन है, कोई समस्या है, तो उसको हम लोग अगर ऑन द स्पॉट क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं। अगर उसके लिए कुछ हमें फर्दर क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो हम अपनी मिनिस्ट्री को बताते हैं, और मिनिस्ट्री भी इस तरह से जितना भी वो ट्रांजिशन फेज जो है उसमें जितने भी इश्यूज हैं, आप देखेंगे मीडिया में कि हर दिन, जैसे अभी बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला है, कोई कन्फ्यूजन था कि क्लियरेंस के बाद कोई ट्रेड मतलब डिस्काउंट ऑफर करता है अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को, तो उस पे आईटीसी को रिवर्स करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में एक विस्तृत एक सर्कुलर इशू हुआ है। तो इस तरह से लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं हर लेवल पे। हमारे ऑफिसर्स भी, हमने 9 तारीख से शुरू किया था, और प्रतिदिन हमारे ऑफिसर्स गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, तालुका और जिले स्तर पे इस तरह से उद्योग संगठनों और व्यापार मंडलों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो बहुत मिशन मोड पे पूरा ये कैंपेन चल रहा है और वो अवेयरनेस फैलाई जा रही है लोगों में। सर, अगर रेवेन्यू कलेक्शन की मैं बात करूँ तो अभी ये नए जो बदलाव आएंगे 22 तारीख से, तो उस बदलाव के तहत जो राज्य का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब ये सुधार अनाउंस हुए तो वित्त मंत्रालय ने एक जिसको कहते हैं कि बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन, कि पूरे देश में करीब 48,000 करोड़ की टैक्स की कमी आ सकती है। लेकिन इसके पीछे एक प्रिजम्पशन ये है कि जो कंजम्पशन का दर है वो उतना ही रहे जितना पहले था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब चीज़ों के दाम घटते हैं तो उपभोक्ता है उसके हाथ में अतिरिक्त आय आती है, इन्फ्लेशन कम होता है। जैसे इन सुधारों से उम्मीद है कि इन्फ्लेशन 1.1% तक कम होने की संभावना है। तो जब इन्फ्लेशन कम होगा तो जो उनकी पैसे की खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी। जो अगर आपके पास 100 रुपया आज जो कुछ खरीद सकता है, जब ये सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो उसी 100 रुपये में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो आपको परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। प्लस आपका इनकम ऑन एन एवरेज 4% एक एवरेज हाउस होल्ड की बढ़ जाएगी। तो आपके पैसे का परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगा और आपके पास अतिरिक्त आय भी आ जाएगी। तो आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते थे पहले, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं खरीद पाते थे। तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ये जो टैक्स की कमी 48,000 करोड़ दिखती है, हो सकता है कि कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो ये 48,000 की कमी को दूर ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम लोग अतिरिक्त टैक्स भी जुटा पाएं। इसके साथ एक दूसरा बहुत ही जुड़ा हुआ पहलू ये है कि जब इतना सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर कर दिया जाता है तो उसका कंप्लायंस भी बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्स होने के कारण अभी तक येन केन प्रकार जीएसटी नेटवर्क से बाहर थे और वो इनफॉर्मल तरीके से अपना धंधा करते थे, वो लोग भी एक फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ेंगे तो टैक्स कलेक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी इसका टैक्स पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया, टैक्स पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और सर, दूसरा एक कुछ वर्ग में अभी भी जीएसटी को लेके कुछ भ्रम है, तो वो भ्रम को दूर करने के लिए आपकी तरफ से किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं अभी? देखिए, जब भी कुछ चेंजेस होते हैं तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो सवाल होते हैं। इन चेंजेस को भी लेके अब जैसे हम बात करें, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी उत्पाद है जिसको कि डीलर ने खरीदा हुआ है मैन्युफैक्चरर से एक रेट पे, और अब 22 तारीख के बाद अगर वो बेचने वाला है और मान लीजिए उसका टैक्स रेट कम हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, ठीक है, तो अब तो देखने में ये लगता है कि इस पे टैक्स खत्म हो गया और एकदम से ही उसका दाम कम हो जाना चाहिए। लेकिन जब डीलर ने खरीदा है तो डीलर ने तो मैन्युफैक्चरर को मान लीजिए 18% पे या 12% पे टैक्स दिया था, उतना उसको क्रेडिट मिला था 12% का। अब अगर टैक्स रेट उस उत्पाद पे 0 हो गया तो अब ये डीलर इस क्रेडिट जो उसने इकट्ठा किया उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो उसके लिए तो ये एक लागत हो गई है। अब ये लागत को वो कैसे वसूल करेगा? अंततः तो जो कंज्यूमर होता है उसी पे सारा टैक्स का बर्डन जाता है।
तो अब ये भ्रम इस सिचुएशन में ये भ्रम जो है उस डीलर के दिमाग में भी रहेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को उसका प्राइसिंग कैसे करे, और जो उपभोक्ता होगा उसके भी दिमाग में भ्रम रहेगा कि इसने प्राइसिंग सही किया है कि नहीं किया है। तो इसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को एडुकेट करने के लिए कि ये भ्रम की स्थिति कम से कम हो, और जो भी भ्रम हो उसका शंका का निवारण तुरंत किया जाए। इसके लिए सरकार, सीबीआईसी और हर स्तर पर लोग लगे हुए हैं। तो सर, गुजरात में अभी कोई ऐसी सिस्टम आपने डेवलप की है कि जो भी विवाद हो, मैन्युफैक्चरर्स हो या डीलर्स हो, उनको ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर कोई चैनल शुरू की हो? देखिए, ये तो जीएसटी सिस्टम में जो विवाद समाधान का जो की प्रक्रिया है वो अंतर्निहित है। एक तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं जो व्यापार और उद्योग मंडल हैं उनसे, और उनसे उनके जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं के बारे में सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। एक तो ये हो गया, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल जैसे दोनों अथॉरिटी जो है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती हैं, क्रियान्वित करती हैं, तो उनके एक जैसे मेरे और जो स्टेट के चीफ कमिश्नर हैं, वो उन दोनों की अध्यक्षता में एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है। उसमें सब ट्रेड के लोग उसके मेंबर्स हैं। उसकी एक तिमाही बैठक होती है जिसमें कि ट्रेड के लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और फिर हम उसका निराकरण करते हैं। उसके अलावा नॉर्मल जो चैनल्स हैं, आप ईमेल से अप्रोच कर सकते हैं, आप पर्सनल मीटिंग्स कर सकते हैं, आप सीपी ग्राम्स का जो कंप्लेंट का रूट है वो यूज़ कर सकते हैं। हर माध्यम से हम लोग समस्याओं का समाधान करते हैं। सर, आपके दृष्टिकोण से जीएसटी को लेकर भविष्य में और कौन से सुधार हो सकते हैं? तो निश्चित जी, जैसा कि मैंने अब हमारे वार्तालाप के सबसे शुरू में कहा कि जीएसटी जब आया था जुलाई 2017 में, तो एक नारे के साथ आया था, एक नेशन एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। सो हमारा अंतिम लक्ष्य तो जीएसटी सुधारों का वही होगा, एक देश एक टैक्स। लेकिन बहुत सारे कारणों से शॉर्ट टर्म में इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा तो कारण यही है कि हमारा देश बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत विविधताएं हैं। सबसे बड़ी कि आय की विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। तो हम जो आदमी 10 लाख रुपए महीने कमाता है और जो आदमी 10,000 के लिए संघर्ष करता है, हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं तौल सकते हैं टैक्स के लिए। तो हम कोई भी सरकार जो अपनी प्रजा की भलाई में के लिए काम करती है, वो ये नहीं चाहेगी कि 10,000 वाले इनकम पे भी वही बोझ पड़े जो 10 लाख वाले इनकम पे पड़े। तो इसलिए, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का एक विकसित भारत का नारा है कि 2047 तक हम लोग विकसित देश होंगे, तो जब हम विकसित देश हो जाएंगे जिसमें कि आय की असमानता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तब शायद हम लोग उस स्टेज में पहुंच जाएं कि एक नेशन एक टैक्स को कर लें। बट उस स्टेज तक पहुंचने के पहले कम से कम हम ये कर सकते हैं कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स या बाकी उपभोक्ता झेलते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की समस्या, जिसको कि इस बार बहुत ही अच्छे से हैंडल किया गया है, तो उसमें सर्टेनिटी हो और जल्दी हो। जो रिफंड की अदायगी है उसमें भी सर्टेनिटी हो और जल्दी हो। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर कहीं रह गया है, इस बार तो बहुत हद तक की समस्या को दूर कर दिया गया है, बट अगर कहीं रह गया है तो उसका भी समाधान किया जाए। प्लस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे उनको कहीं कभी ऐसा होता है कि रिटर्न को फाइल करने में उनको कुछ तकलीफ आती है, जो डीलर्स और हैं, तो उनकी ये सारी समस्याओं को धीरे धीरे सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट करते उनकी जो डेली की समस्याएं हैं और उसके कारण जो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसमें कमी करें। शॉर्ट टर्म में ये गोल होगा। लॉन्ग टर्म में जैसा कि मैंने बताया, अल्टीमेटली तो वन नेशन वन टैक्स की तरफ जाना है हमें। तो मेरा दूसरा प्रश्न यही है, मेरे दो अंतिम प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न ये है सर कि जिस तरह से जो नया बदलाव आया है वो एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण को लेके आया है, तो आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में ये जो केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है जीएसटी के प्रति, वो आर्थिक क्रांति लाने में मदद रूप रहेगा?
निश्चित तौर से अब आर्थिक क्रांति तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो उनकी डेली की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनको बहुत हद तक कम करने में ये मददगार साबित होगा, ये मैं बड़े पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब आम आदमी को जो है चौतरफा लाभ इस तरह से होगा कि जैसे जब आपका इकोनॉमी का साइज़ बढ़ेगा, जो कि इन सुधारों के बाद बढ़ने वाला है, तो फिर नए-नए उद्योग धंधों के लिए जगह मिलेगी। छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग जब फैलेंगे तो रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम और बढ़ेगी। चीज़ों का दाम टैक्स रेट कम होने से कम हो जाएगा तो उसकी खपत बढ़ जाएगी। खपत बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। तो ये एक जिसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल एक शुरू हो जाएगा। जितना जितना आपके पास इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा खपत बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा खपत बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी उतने ज़्यादा रोज़गार बढ़ेंगे और फिर रोज़गार बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी। तो ये प्रक्रिया अगर निर्बाध रूप से चलती रहेगी तो हमारी इकॉनमी लगातार बढ़ती रहेगी। तो अगर आर्थिक क्रांति नहीं भी कहें तो एक आर्थिक समृद्धि का दौर तो डेफिनेटली आने। बिल्कुल, आर्थिक समृद्धि का दौर डेफिनेटली आने वाला है। अंत में दूरदर्शन के माध्यम से आप एमएसएमईज़ को, छोटे व्यापारी और हमारी जो आम जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश यही होगा कि इन सुधारों को जो है एक तो पहले समझें और हमारी जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, जो जगह-जगह पे कार्यशालाएँ और इंटरैक्टिव सेशंस कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। अपने मन में कोई भी संदेह हो, उसको जिस भी स्तर पे अधिकारी से मिलके करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, करें। उद्यमियों से मेरा आग्रह यही है कि जो सरकार ने इतनी भारी कटौती की है करों में, उसको आप ईमानदारी से उपभोक्ताओं तक उसका लाभ पहुँचाइए और उसको पहुँचाने में जो संक्रमण काल में जो कुछ भी आपके दिमाग में परेशानी या शक शुबा है, उसको आप हम तक पहुँचाइए। हम आप तक खुद ही पहुँच रहे हैं फील्ड में, हमें बताइए कम से कम, जिससे कि हम उसका समाधान ढूँढ सकें और इसका जो भी लाभ है उसको मैक्सिमाइज़ करें और उपभोक्ता को अल्टीमेट इसका जो बेनिफिट जिसके लिए डिज़ाइन्ड है वो पहुंचा सकें। इसमें हम और आप दोनों एक सहभागी के तौर पे काम करें। जी, तो सर दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे चीफ कमिश्नर सीजीएसटी अहमदाबाद जोन के सुनील कुमार मल साहब, जिन्होंने कई पहलुओं पे हमारा मार्गदर्शन किया, हमें जानकारी दी। हम आशा रखते हैं कि ये जो जानकारी, ये बातचीत है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।